नमस्कार, मेरा नाम है शुभम भारद्वाज। आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी वार्ता की संवाद श्रृंखला। मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बेहद ही खास हैं। कांग्रेस के एक समाज सेवी हैं जो लंबे समय से काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने विधायक के लिए अपना प्रबल दावेदारी प्रस्तुत की और भविष्य में वो विधायक भी बनेंगे, ऐसा हमें आशा है। बड़े ही सम्मान के साथ मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्रीमान वरुण बालियान जी का। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मेरा पहला प्रश्न ये है कि सर, देश क्या सही दिशा में है, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो, सामाजिक तौर पे हो, आर्थिक तौर पे हो? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू हैं और निश्चित तौर पर आज देश की जो स्थिति है वो चिंताजनक है। वो चिंताजनक हम इसलिए कहेंगे कि यदि हम आपने तीनों स्तर पर बात की, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, अगर हम तीनों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजनीतिक तौर पर भी हम देखेंगे तो बड़ी अस्थिरता राजनीति है वो इस देश में चल रही है। आज किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं और सत्ता में आने के लिए एक दल ने, जो इससे पहले भी सत्ता में था और वर्तमान में भी सत्ता में है, उन्होंने जिस प्रकार के प्रपंच किए, जो हथकंडे अपनाए, जो उनकी नीतियाँ रहीं, उसको लोकतंत्र में कतई भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता। आप देखिएगा कि एक बदलाखोर राजनीति यदि हम कहें तो देश के मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालना, राजनेताओं पर तरह तरह के दबाव डालना, सीबीआई, ईडी, इन सब का दुरुपयोग करना और देश में एक भय का माहौल इन्होंने बना दिया था। तो हम कहेंगे कि ये स्वस्थ राजनीति के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं। उसी तरह से हम सामाजिक और आर्थिक उस परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया ने जो घर घर में और लोगों के भीतर एक जहर भरने का काम किया और जिसके लिए ये सरकार बहुत बड़ी दोषी है। इनके लोगों ने देश में धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर जिस तरह से भेद बढ़ाने का काम किया, धर्म को केंद्र में रखकर, जाति को केंद्र में रखकर कुर्सी पाने का जो खेल किया गया, उसका कारण दूसरा कोई नहीं, उसका कारण केवल ये है कि देश में धर्म के आधार पर राजनीति की गई, जातियों के आधार पर राजनीति की गई। तुम कहेंगे जो एक अच्छा सामाजिक माहौल इस देश में होना चाहिए था, उस पर भी कहीं ना कहीं संकट के बादल इस सरकार ने गहरा दिए। फिर आर्थिक जो दिशा की बात की, आप देखिएगा कि सरकार ने वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष युवाओं को देंगे और स्थिति ये देखिए कि जो रोजगार में थे उन लोगों के रोजगार भी छीने जा रहे हैं। आप पब्लिक सेक्टर की हालात देख सकते हैं। हम जहाँ रहते हैं हरिद्वार में, वहाँ महारत्न के रूप में भेल स्थापित है, जहाँ आज से 15-20 साल पहले लगभग 30-32 हज़ार वर्कर काम करते थे। आज उनकी संख्या घट के 3 हज़ार भी नहीं रह गई। तो जब हाथों में रोजगार नहीं होगा तो आर्थिक स्थिति कहाँ जाएगी, आप समझ सकते हैं। आज देश में आप देखिएगा कि ये पहली बार ऐसा हुआ कि जो छात्र आईआईटी करके निकले हैं उनके हाथों में रोजगार नहीं। सरकार कुछ भी दावे करे, लेकिन हकीकत यह है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जब देश में बेरोजगार होंगे तो उस देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान आप लगा सकते हैं। आपने जो कहा कि बीजेपी राज जब से आया है तब से बेरोजगारी ज़्यादा चरम पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का कहना यह है कि उनके यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पुनर्स्थापित करे जा रहे हैं और महाराष्ट्र में भी इंडस्ट्रियल एरिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में स्वरोजगार को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसको यूएन के एक अखबार में भी छापा गया। तो उसमें यदि आप कुछ कहना चाहें। देखिए, यूएनए के अखबार ने क्या छापा, यूएनए का अखबार तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम जहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार कौन से इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रही है, महाराष्ट्र की सरकार कौन से इंडस्ट्रियल एरिया की बात कर रही है, लेकिन हम उत्तराखंड सरकार की बात करेंगे। यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो तिवारी जी की देन है, कांग्रेस सरकार में हरिद्वार को मिला। और ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर उद्योगों को लाने का जो कारण था वो ये था कि उत्तराखंड में पलायन बहुत है, कि यहाँ उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड में रोजगार मिले। लेकिन आप स्थिति देखिएगा कि यहाँ 70% से ज़्यादा हमारे प्रदेश के बाहर के लोग काम करने आते हैं। तो मुझे इस बात से कोई घृणा नहीं, कोई नफरत नहीं कि बाहर का कोई प्रदेश का व्यक्ति मेरे प्रदेश में काम कर रहा है, वो हमारे देश के नागरिक हैं। लेकिन फिर भी हमारी ये सोच है कि कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लोगों को, हमारे हरिद्वार के लोगों को अपने घर के नज़दीक में काम मिलना चाहिए। जब हमारे प्रदेश के लोग और हमारे ज़िले के लोग, इनको प्राथमिकता दी जाएगी और यहाँ रोज़गार करेंगे, उसके बाद यदि रोज़गार बचते हैं तो बाहर के लोगों को देने में कोई आपत्ति हमें नहीं है। लेकिन हमारे घर का बेटा, हमारे घर का भाई, वो रोज़गार के लिए बेंगलोर जाएगा, वो रोज़गार के लिए नोएडा जाएगा, वो रोज़गार के लिए गुड़गांव जाएगा और बाहर के लोग यहाँ पर काम करेंगे, तो इसको हम कैसे स्वीकार करें।
और दूसरी तरफ से मैं बताऊं आपको, जो उद्योग लगाने का जो दावा ये सरकारें कर रही हैं, ये उद्योग किसी के भलाई के लिए नहीं, आम जन की या वहाँ के मजदूर की, वहाँ के श्रमिक के भलाई के लिए ये नहीं लग रहे। ये असल में उद्योगपतियों को मलाई खिलाने के लिए लग रहे हैं। दूसरी ओर मैं बताऊं, जितने श्रम कानून बने थे इन जो निजी उद्योगों के लिए, उन सब का उल्लंघन किया जा रहा है। केवल मजदूरों का खून चूसने के जो है उद्योग बन गए हैं। 12 घंटे के लिए आप मजदूर को 12,000 रुपये देंगे, 12 घंटे वो खड़ा काम करेगा, उसके खाने की सुविधा वहाँ पर नहीं, उसके सोच की सुविधा ठीक से वहाँ पर नहीं, उसकी भविष्य में यदि उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी कोई गारंटी यहाँ पर नहीं है। तो आप क्या चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो स्थापित हो, उनके एवज में पब्लिक सेक्टर को मिटा दिया जाए? तो हम इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं। 2014 से अब तक कांग्रेस निरंतर प्रयास करी है। 2024 में आके कांग्रेस ने पिछले चुनावों की बात ही इस चुनाव में अच्छा प्रयास कर पाई है। तो कांग्रेस इससे ज़्यादा और अच्छा प्रयास करने के लिए किन किन प्रकार से काम कर रही है? देखिए, हमारा जो प्रयास पहले था वही अभी रहेगा। राहुल गांधी जी का कहना है कि देश में जो है समानता का अधिकार सबको मिले, देश में जो है युवाओं को रोजगार मिले, देश में हमारी बेटियां सुरक्षित हों। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेके हम पहले भी चुनाव में थे और अब भी चुनाव में जाएंगे। इसी का कारण है कि ठीक है, समझाने में थोड़ा देर हुई, लेकिन जहाँ जहाँ लोग समझ रहे हैं वहाँ कांग्रेस आ रही है। आपने पिछले प्रश्न में मेरे बिना नाम लिया आपने कहा था उद्योगपतियों की बात की थी, उन्हें मलाई चलवाने का काम करिए। उसमें जो कांग्रेस सरकार द्वारा टेंडर दिए गए वो उन्हीं उद्योगपतियों को दिए गए जिनको आप मलाई चलवाने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमें काम यदि देना है तो निश्चित तौर पर जो बड़े लोग उस काम को करते आ रहे हैं उन्हीं में से किसी न किसी को देना पड़ेगा। लेकिन सरकारों का कर्तव्य है कि जब हम जिसको काम दें उसकी देखरेख ठीक से करें कि वो काम ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है। हमें इस बात से गुरेज नहीं कि सड़क बनाने का टेंडर किस कंपनी को गया, लेकिन हमें गुरेज इस बात से है कि जिस कंपनी को गया क्या वो कंपनी अपना काम ठीक से कर पा रही है नहीं कर पा रही। आज पुल खड़ा हुआ, 6 महीने बाद पुल ढह गया, आज सड़क बनी, 2 महीने बाद वो सड़क उखड़ गई। तो यदि हम फ्री हैंड देंगे, रिश्वत खाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे और कंपनियों को फ्री हैंड देंगे तो यही होगा। सरकार कोई भी हो, यदि ईमानदारी से काम करे, घूस ना ले, तो कंपनी कितनी बड़ी हो, कंपनी किसी की हो, ये मायने नहीं रखता। वो ईमानदारी से अपना काम करेगी तो निश्चित तौर पर जो आम जनता के लिए जो सुविधाएं उनको देनी है वो बेहतर देंगे। आपने धर्म और जाति की बात करी थी सबसे पहले प्रश्न में, लेकिन जातिगत जनगणना करवाने वाली जो भारत में पार्टी थी वो पहला वो जी देखो, जातिगत जनगणना अलग विषय है और जाति के आधार पर भेदभाव अलग विषय है। बात तो एक नहीं, जातिगत जनगणना इसलिए आवश्यक है। आप देखिएगा जिस हरिद्वार में हम रहते हैं, आप पूर्व में चले जाए, यहाँ के जितने विधायक, जितने मेयर और जितने चेयरमैन यहाँ पर रहे हों वो सामान्य जातियों से आते रहेंगे। ऐसा क्या कारण है कि कोई पिछड़ी जाति में या कोई दलित ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं हुआ जिसको कोई पार्टी टिकट दे सके, वो जीत सके? राहुल गांधी जी की यही लड़ाई है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कांग्रेस पार्टी ने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया हो जो अनुसूचित जाति? हम यही तो बताना चाह रहे हैं राहुल गांधी जी। जब जातिगत जनगणना से आंकड़े निकल कर बाहर आएंगे तो पता चलेगा कि जो पिछड़ी जातियों में लोग हैं, जो दलित हमारी जो जातियां हैं उसमें जो लोग हैं वो संख्या के आधार पर कितने हैं और उनको भागीदारी कितनी मिल पाई। मात्र जनगणना कराने का उद्देश्य यही है, लेकिन जातिगत भेदभाव ये अलग विषय। आप देखिएगा, जब उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में दंगे हुए तो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने चुनावी फायदे के लिए दलित बनाम ठाकुर कराया और वो एक पक्ष के पाले में जाकर बैठ गई ये दिखाने के लिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि उसे पता था दूसरा पक्ष तुमको वोट नहीं देगा। जब गुजरात में जाते हैं तो पटेल बनाम गैर पटेल कर देते, उनको पता था पटेल आरक्षण के नाम पर तुमको वोट नहीं देंगे तो गैर पटेल जातियों को अपने साथ कर लो। कौन लोग हैं ये जातियों के आधार पर भेदभाव करने वाले? कौन लोग? आपको किसने अधिकार दिया कि एक जाति को गाली देकर सब जाति को इकट्ठा करने का आप काम करेंगे मात्र वोट के लिए? गुजरात के पटेल जो है वो हिंदू नहीं है या उत्तर प्रदेश के दलित हिंदू नहीं है? हमारा प्रश्न यही है कि सत्ता में बने रहने के लिए आप जाति और धर्म के आधार पर राजनीति ना कीजिए, मुद्दों के आधार पर आइए। कांग्रेस ने जो चुनाव लड़े, चाहे वो समाजवादी पार्टी के समर्थन गठबंधन से जो चुनाव लड़े कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जातिगत गणित जो लगाया वो जातिगत गणित लगाया, उसके बल पे वो आज अपने पिछले चुनावों के मुकाबले प्रबल दावेदारी उन्होंने कर पाई। देखिए, जातिगत गणित लगाना अलग है। हमने कहा आप जातिगत गणित भी लगाइए, आप जातिगत जनगणना भी लगाइए, लेकिन जाति से जाति को बांटिए मत। जिस दिन आप ये कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में, जब आपने कहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कि यादव आपका हक खा गए, तो आपने यादवों के प्रति अन्य जातियों में जहर भरने का काम किया। कांग्रेस ने या कांग्रेस के किसी सहयोगी ने कभी किसी जाति के लिए, धर्म के लिए ऐसा कभी नहीं बोला।
आपके किसी समर्थक द्वारा मुझसे ये पर्सनली क्वेश्चन करा गया था कि बालियान जी से ये प्रश्न जरूर पूछना कि कांग्रेस यदि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को ना खड़ा कर किसी और को खड़ा करे तो क्या उसमें परिवर्तन आएगा? देखिए, राहुल गांधी जी या गांधी परिवार की हम बात करें तो इतना बड़ा त्याग तो देश का कोई परिवार या कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कुर्सी पर बैठाया गया तो उससे पहले वहाँ सोनिया गांधी जी को शपथ लेनी थी, लेकिन उन्होंने त्याग कर डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जिस देश का बनाया। और आज भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी चाहते तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने देश की इतनी बड़ी पार्टी के इतनी बड़ी जिम्मेदारी पर उस व्यक्ति को बैठाया जो जमीन से राजनीति के इस शिखर तक पहुंचे हैं, एक दलित समुदाय से वो आते हैं। तो मल्लिकार्जुन जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष देना ये एक बहुत बड़ा, इसी परिवार का ये मैं कहूँगा कि इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने वो जिम्मेदारी खुद पे न रख के इन्होंने इनको दी। और भविष्य में हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। स्वामी सुब्रमण्यम द्वारा एक इंटरव्यू में कहा गया था कि सोनिया गांधी जी, जिनको आपने त्याग करने वाली महिला का नाम दिया, कि सोनिया गांधी का जब 1999 में कारगिल युद्ध हुआ तो उस समय अपने दोनों बच्चों को लेकर के वो इटली चली गई थी, जिन्हें आपने त्याग का रूप एक। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी तो क्या बोल रहे, इटली चली गई थी तो कौन सा पाकिस्तान की सेना सोनिया गांधी जी के घर में घुस गई थी या सोनिया गांधी जी के बच्चे आर्मी में थे जो वापस बुला लिया? ये बात बताऊं, डरना किसी और के लिए ये सब इस्तेमाल करना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी जी को, जिसके परिवार ने शहादत दी हो, जिसके परिवार के लोगों को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया हो, वो लोग फिर भी आम जनता के बीच में खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो डरना डराना जैसे शब्द उनके लिए इस्तेमाल करना बेमानी हो। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की तो बात करना, आज वो प्रधानमंत्री को झूठा, जाहिल, अनपढ़ बताते हैं। आज उनकी बात की गंभीरता उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं लेते जिस पार्टी का समर्थन वो करते आए हैं। आज वो टीवी चैनलों से गायब है, आज वो सुर्खियों से गायब है, आज वो अखबारों से गायब है। उनको वो आम है जिसको चूस चास कर भारतीय जनता पार्टी ने फेंक दिया। उत्तराखंड की बात करें तो 5 आपके लोकसभा सांसद हैं, 2 बार में से 1 भी नहीं जीत पाया, इसमें आप कैसे देखते हैं? जो चीज़ें राहुल गांधी जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हर कांग्रेस से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद वो चीज़ें हम ठीक से ना समझा पा रहे हों, वो चीज़ें समझाने में देरी हो रही हो। क्योंकि हरिद्वार विधानसभा और रानीपुर विधानसभा के करीब आपका निवास है, रानीपुर विधानसभा से आप आते हैं, कि आपको लगता है कि हरिद्वार में कोई ऐसा व्यक्ति कांग्रेस का जो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जीत पाएगा हरिद्वार विधानसभा से? देखिए, हमारा ये मानना है कि कांग्रेस का जो वर्कर है कितना भी छोटा हो, वो इस काबिल है कि वो हरिद्वार विधानसभा से चुनाव जीत सकता है। हाँ, लेकिन 2002 से अभी तक नहीं हुआ कोई कार्यकर्ता। लेकिन हम हमेशा विफल रहे लोगों को समझाने में कि जो प्रतिनिधि आपने चुना है वो आपके लिए ठीक नहीं है। जिस दिन कोई भी ऐसा कांग्रेस का कार्यकर्ता मदन कौशिक जी के सामने चुनाव लड़ेगा जो जनता को समझा पाए और जनता जिसकी बात पर विश्वास कर पाए, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बुरी तरह से हारेंगे। आप ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता ये समझते हैं कि ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी सतपाल ब्रह्मचारी जी अयोग्य व्यक्ति हैं उस चीज़ के लिए कि जो जनता को समझा पाए कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है? देखिए, अयोग्य शब्द का इस्तेमाल मैं उन व्यक्तियों के लिए नहीं करूँगा, वो एक संत भी हैं, अच्छे नेता भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं, लेकिन उस बात में हम भी शामिल हैं और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता शामिल है। क्योंकि जब सतपाल ब्रह्मचारी जी चुनाव लड़ रहे थे तो हम भी प्रयास कर रहे थे लोगों को समझाने का, लेकिन ये विफलता उनकी नहीं है, विफलता सामूहिक है। हम मानते हैं कि हम लोगों को नहीं समझा पाए, हम नहीं समझा पाए कि हरिद्वार के लिए स्कूल और कॉलेज ज़रूरी है, स्मैक नहीं। हम नहीं समझा पाए कि हरिद्वार के लोगों के लिए अस्पताल ज़रूरी है, अवैध शराब का धंधा नहीं। इतना ही अंतर रहा, और जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का विधायक यहाँ पर बनेगा। हरिद्वार लोकसभा की बात करें तो कांग्रेस द्वारा पिछली बार भाई अमरीश कुमार जी और इस बार आपको पता ही है भाजपा से निशंक जी को चुनाव लड़वाया गया था, इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को। तो इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या कमियां रहेंगी? देखिए, कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ी, कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ी, लेकिन शायद वो माहौल जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, जिसमें लोगों के मन में अभी धर्म के आधार पर एक दूसरे से नफरत की भावना है, और वोट देते समय भी फिलहाल जो है वो जो जनहित के मुद्दे हैं उनसे पहले धार्मिक मुद्दों को महत्व दे रही है। तो आज भी यही हुआ कि जिस पार्टी के पहले 2 बार के सांसद निशंक जी रहे और जो गांव उन्होंने गोद लिए थे उन गांव के लोग उनका इंतजार करते रह गए, लेकिन निशंक जी का चेहरा जो है वो कभी देख नहीं पाए। उसके बाद भी लोगों में इतना रोष था, उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। लोग त्रस्त रहे, लोग परेशान रहे, उसके बाद भी केवल इसलिए कि जो भय का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के मन में बनाया है उससे भी बाहर नहीं निकले। लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को समझाएं कि
ये जो हमारा मत है, वो मत जो है वो जनहित के मुद्दों पर हमें देना चाहिए, ना कि दूसरे जो भावनात्मक मुद्दे हैं उन पर दिया जाए। अभी हमने कांग्रेस के एक बड़े नेता से प्रश्न किया था कि यही हम आपसे करते हैं कि रानीपुर विधानसभा से आने वाले चुनाव में आप किसको विधानसभा प्रत्याशी के रूप में देखते हैं? एक वरुण बालियान, दूसरा नईम कुरैशी, तीसरा अंकित चौहान और चौथा राजवीर सिंह चौहान। देखिए, पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। यदि मैं वरुण बालियान से पूछूं? नहीं, हमने कहा कि सभी योग्य हैं, पार्टी जिसको टिकट दे, लेकिन निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हमारा प्रयास रहा कि जो हमारे अमरीश जी के जो सपने थे, जो उनका जुड़ाव रानीपुर विधानसभा से था, वो कहीं ना कहीं आज भी अधूरे हैं और हमारा प्रयास है कि वो अपने हाथों से हम पूरा कर सकें। अभी यदि आपको रानीपुर विधानसभा से टिकट मिलता है कांग्रेस का, तो आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे विपक्ष को हराने के लिए? देखिए, मुद्दों की बात करें तो रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में परेशानियों से वो विधानसभा क्षेत्र भरा पड़ा है। सिडकुल हमारे क्षेत्र में आता है, लेकिन हमारे ही क्षेत्र के बच्चों को रोजगार मान नहीं मिलता। वहाँ उस क्षेत्र के बच्चे अपना बायोडाटा लेकर यदि कंपनी रोल पर नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो उनको दरवाजे से भगा दिया जाता है। आप देखिएगा कि जितनी कॉलोनियाँ नवोदय नगर, रोशनाबाद, सलेमपुर, महदूद, इन क्षेत्रों में नई बसी हैं, वो लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे किसी दूसरे ग्रह के आए लोग। थोड़ी सी बारिश में घुटनों तक पानी होता है, उनके घरों में पानी बढ़ जाता है, आने जाने के रास्ते टूटे फूटे हैं, बच्चों के लिए अच्छे सरकारी स्कूल नहीं है, अस्पताल का वहाँ कोई नामो निशान नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज वहाँ नहीं है, सिवाय एक कॉलेज के जो बहुत पुराना कॉलेज है, उसके बाद से 3 बार के विधायक, उन्होंने कभी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। तो ये सारे मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा नशे का है। आप ज्वालापुर क्षेत्र में जाइए, चाहे पाउंदही हो, चाहे पांडेवाला हो, चाहे मैदानियान हो, चाहे मालियान हो, चाहे अहबाब नगर हो, चाहे विष्णुलोक हो, इन सब क्षेत्रों में जो अवैध नशा आपको चाहिए वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप रानीपुर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करते हैं। आपके द्वारा जो आवाज़ उठाई गई हो विधानसभा के खिलाफ, जो वर्तमान में विधायक है उनके खिलाफ ऐसी कुछ आवाज़ उठाई गई हो? देखिए, वर्तमान के विधायक की छवि इतनी बड़ी तो नहीं कि उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊं, लेकिन हाँ, हमने विधायक का जो नाकारापन है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। मैंने 2021-22 में 100 से ज़्यादा बैठकें की। हमने लगभग 50 जगह जो है क्षेत्रों में पैदल मार्च किए, जहाँ जल भराव का मुद्दा था, जहाँ सड़कें टूटी थी। हमने लोगों को जगाने का काम किया। जहाँ जहाँ अवैध नशा मैंने आपको बताया, हम वहाँ उन लोगों के खिलाफ भी खड़े हुए, क्योंकि आज यदि हमारी आज की पीढ़ी इस स्मैक के दलदल में फंस जाएगी तो निश्चित तौर पर आने वाला जो समय है वो बहुत भयानक होगा। बच्चों के भविष्य के साथ साथ समाज में भी अराजकता फैलेगी। तो आप डायरेक्ट जो है आरोप लगा रहे हैं रानीपुर विधानसभा के जो विधायक हैं उसके ऊपर कि ये काम करवा रहे हैं? लेकिन निश्चित तौर पर इनके जो करीब के लोग हैं, उन्हीं लोगों की शय पर ये स्मैक माफिया, ये जो शराब माफिया, ये पल रहे हैं। इन्हीं के कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक तौर पर भी इनको लाभ पहुंचाने का काम यही लोग करते हैं। ये चंदा भी देते हैं, ये मैन पावर भी देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी या इनके विधायकों की जो आज राजनीति खड़ी है, उसकी नींव में यदि आकर आप देखेंगे तो ये स्मैक माफिया, शराब माफिया, ये जुआ माफिया, ये सभी लोग हैं। आज आप एक नाम ऐसा मुझे बता दें कि जो ऐसे जराइम के काम करने वाला व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी से ना जुड़ा हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा नारा दिया गया था नशा मुक्त हरिद्वार, स्मैक मुक्त हरिद्वार। उसके बावजूद भी हरिद्वार की जनता ने मदन कौशिक को चुना। इसका आप कारण क्या मानते हैं? तो हम बताएंगे, मैंने कहा हमने कि अभी शायद स्कूल, कॉलेज और अस्पताल, इन सब चीज़ों के सामने लोगों को शायद दिवाली पर दिए गए डब्बे, शराब की बोतलें, चांदी की पाजेब, 2000 नगद का लिफाफा, ये शायद ज़्यादा भारी भरकम, मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता होगा। लेकिन जिस दिन वो समझ जाएंगे कि लिफाफा, ये शराब की बोतल, ये चांदी की पाजेब, ये दिवाली के डब्बे, ये सब बेमानी है आपके बच्चों के भविष्य के सामने। आपको पहले चाहिए स्वास्थ्य, आपको चाहिए शिक्षा, आपको चाहिए रोजगार। और जिस दिन ऐसे मुद्दों पर लोग वोट करने लगेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमें प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। लोग हमें घर बैठा के जिता दें। क्योंकि आप एक अधिवक्ता हैं, कांग्रेस के एक वरिष्ठ व्यक्ति भी हैं, आप कोई पहचान शहर में एक युवा नेता के रूप में हैं, आप अधिवक्ता भी हैं। आप हर हाई कोर्ट जा सकते हैं इन मामलों को उठा करके, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अनेकों प्रकार की जो है निस्तारण किया जा सकता है इन सब चीज़ों का। सरकार काम न कर रही है, स्मैक हो, शराब हो, या किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आपने देखिए, न्यायपालिका और ये जो विधायिका, इनके सबके अलग अलग अपने अपने काम हैं। न्यायालय का जो कार्य क्षेत्र है वो उसका अपना दायरा है, विधायिका का जो कार्य क्षेत्र है उसका अलग दायरा है। तो हमें जिस दायरे में रहकर काम करना है और जहाँ से परिणाम निकलेंगे हम वहाँ प्रयासरत हैं।
और जिस दिन हमें ऐसा लगेगा कि हम असक्षम हैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, तो निश्चित तौर पर हम हाई कोर्ट का या माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। भाजपा सरकार द्वारा नेम प्लेट को बड़ा मुद्दा दिया गया, बड़े पैमाने पर उठाया गया कि नेम प्लेट, मुसलमानों को नेम प्लेट लगानी चाहिए, जो हर रेस्टोरेंट है वो नेम प्लेट लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जिसमें उसमें रोक लगाई दी गई, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमारा कहना साफ है, कानून सबके लिए बराबर है। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, मदन कौशिक अपने गले में प्लेट डालकर घूमना शुरू कर देंगे, उस दिन हम इन प्लेटों का कभी विरोध नहीं करेंगे।